जो यमन है, इस तरीके से उसको देखें कि वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा अफगानिस्तान टाइप का एरिया है। ये वॉर जो है यमन में यमन तक एक्सपेंड हो गई है, क्लोज आ गई है कंपैरेटिवली इंडिया, पाकिस्तान, चाइना रीजन के। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो पाकिस्तान को भी अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। यूएसए का अफगानिस्तान से 7,300 कुछ माइल्स का डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस यूएसए का रेड सी से है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। यमन में वॉर स्टार्ट हुई है, बल्कि एक्सपेंड हुई है। मिडल ईस्ट की वॉर जो इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन वर्सेस हमास 3 महीने से ज़्यादा हो गया ये चल रही है, और अभी तक उसे ख़त्म होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। यमन हुतीज़ ग्रुप को यूएस यूके एयर स्ट्राइक करते हैं, टारगेट करते हैं ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स के साथ। सबसे पहले ये देखें कि जो अफ़गान वॉर ऑन टेरर था, उसमें यूएस से 20 साल तक लड़ता है अफ़गानिस्तान में, और उसका एंड रिज़ल्ट ये निकलता है कि तालिबान का टेक ओवर हो जाता है मुल्क के ऊपर, और यूएस से एवैक्यूएट कर देता है अफ़गानिस्तान से अपनी फोर्सेस को। उसके बाद अफ़गानिस्तान में जी प्रोग्रेस होती है या रिग्रेस होती है तालिबान के रूल में, ये एक डिफरेंट डिबेट है। यूएस को उसके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिले या नहीं मिले, ये भी एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन द अमाउंट यूएस स्पेंट इस 20 साल के अरसे में वो है $2.3 ट्रिलियन, विच इज़ अ लॉट इवन फॉर यूएस। अभी ये यमन का वॉर, हुतीज़ ग्रुप जो था यमन में, ये ईरान बैक्ड रेबल ग्रुप है, लेकिन काफ़ी इन्फ्लुएंस रखता है यमन में, काफ़ी एरिया को अपने कंट्रोल में रखता है। और एक दूसरा ग्रुप यमन के अंदर मौजूद है जो कि सऊदी बैक्ड है, राहील शरीफ बैक्ड है। राहील शरीफ ऑब्वियसली उसको लीड करते हैं, और वो है गवर्नमेंट यमन की वीक है एज़ कम्पेयर टू हुतीज़। हुतीज़ रेड सी में यूके यूएस के कार्गो शिप्स, कमर्शियल शिप्स को टारगेट कर रहा था, और फर्स्ट इंप्रेशन इस सारी चीज़ का यही था कि सपोर्ट करने के लिए पैलेस्टीनियंस को वो ये काम कर रहा था, क्योंकि यूएस और यूके इसराइल के एलाइज हैं। इवेंचुअली इसके अंदर आपको अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव और पर्सनल गेन नज़र आना शुरू होता है हुतीज़ का और ईरान का, जिसमें अभी इसका फर्स्टली तो टारगेट यूएस उसको करता है, यूके की एयर स्ट्राइक्स उसको लगती हैं। यमन ऑलरेडी यूज टू बॉम्बिंग, यूज टू एयर स्ट्राइक्स, क्योंकि सऊदीया के साथ उसके मामला पिछले 10 साल से इस तरीके से चल रहे हैं। ईरान और सऊदीया अपनी प्रॉक्सी वॉर पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट यमन के अंदर लड़ रहे हैं, और उसमें आम बंदा ओबियसली जो कोलेटरल डैमेज है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। जो इकॉनमी है वो तो उसकी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है यमन की। अब उस हालात में हुतीज़ का जो अटैक है यूएस यूके की कमर्शियल शिप्स के ऊपर, उनके माइंड में एक कॉन्फिडेंस कह सकते हैं इसको आप, कि सिंस दे आर हैंडलिंग सऊदी अटैक्स प्रीटी वेल, उन्होंने होल्ड किया बस प्रेशर को। अभी स्टिल वो इतने टाइम बाद यमन के ज़्यादा एरिया को कंट्रोल भी करते हैं, इन्फ्लुएंस भी रखते हैं। तो यूके और यूएस को, या यूएस को स्पेसिफिकली, वो एक लाइटर नोट के ऊपर रखकर देख रहे थे शायद कि इनको भी हम फिर हैंडल कर लेंगे। लेकिन सऊदीया में और यूएस में बहुत डिफरेंस है। सऊदीया और यूएस की एयर स्ट्राइक्स में, मिलिट्री स्टाइल में, ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के स्टाइल में बहुत डिफरेंस है। हुतीज़ उसको हैंडल कर सकेंगे या नहीं, ये टाइम बताएगा। अभी बीच में वही जो डिस्टेंस इतना एक बड़ा मौजूद है, यूएस को इसमें क्या मसले आएंगे। यूएस को इस सारे जो इसके सारे मामला चल रहे हैं हुतीज़ के साथ, इस डिस्टेंस के साथ भी, और इतने टाइम बाद वॉर में फिर से डायरेक्टली इन्वॉल्व होने में भी, उसमें वो क्या उन चीज़ों को रिपीट करने की तरफ जाएगा, क्योंकि यमन का यूएसए के साथ जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इतना ही है जितना यूएसए का अफगानिस्तान के साथ डिस्टेंस था, बल्कि उससे ज़्यादा है। यूएसए का अफ़गानिस्तान से 7,300 कुछ माइल्स का डिस्टेंस है, और इतना ही डिस्टेंस यूएसए का रेड सी से है, जहाँ पर इस टाइम ये वॉर जो है और ये स्ट्राइक्स कमर्शियल शिप्स को हुतीज़ टारगेट कर रहे थे। और जो यूएसए का यमन के साथ डिस्टेंस है वो 8,114 माइल्स कुछ है। तो इट्स अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। साथ साथ आप इस तरीके से उसको देखें कि वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा अफ़गानिस्तान टाइप का एरिया है, कि एक टफ ट्रेन है जैसे अफ़गानिस्तान का है, पहाड़ी इलाका है, कुछ समझ नहीं आता, और वहाँ पर ऑलरेडी रेबल ग्रुप्स मौजूद हैं। सिंस दे लिव देयर, दे आर फ्रॉम देयर एंड दे नो दैट एरिया प्रिटी वेल, उन्होंने अपने अपने अलग, जिस तरह जिस सेम जो अफगानिस्तान के मामला था आप उसको यमन के ऊपर अप्लाई करें, तो वो मिडल ईस्ट का जो है ना, वो अफगानिस्तान कह सकते हैं उसको आप, नॉट इन एक्चुअल टर्म्स बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अ लिटल बेटर।
तो यूएसए के लिए क्या इसी तरीके से फिर से एक ऐसे एरिया में जाना एक वाइज़र चॉइस है, या उसको हैंडल कर सकेगा? मे बी इट मस्ट हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम अफ़गानिस्तान, इतने लंबा टाइम वहाँ पर गुज़ारने के बाद स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो इसमें उन्होंने पिक की होंगी। अभी इस वॉर में जाने से पहले ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक दिन उन्होंने अटैक किया यमन हुतीज़ ने उनके कमर्शियल शिप्स के ऊपर, और अगले दिन जो है यूएस ने कहा नहीं, नाउ आई एम गोना स्ट्राइक यू। ये एक लंबे वीक्स या मंथ्स की जो है ना प्रेपरेशन थी, वीक्स की स्पेशली। तो उसके बाद ये अटैक जो है ना इसको एग्जीक्यूट किया गया है यमन के ऊपर, और इसमें जो है डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट के लिए जिन मुल्कों ने हामी भरी, नैदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके, उसमें इंडिया को भी जो है यूएस की तरफ से रब्ता किया जाता है। लेकिन इंडिया की तरफ से आई डोंट नो कि उनका ये था कहना कि हम जो है आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि हम ये करने जा रहे हैं, या जो भी। लेकिन एक तरह जिस तरीके से किसी को आप अवेयर करते हैं अपने नेक्स्ट मूव के बारे में, तो ये एक यूएस की तरफ से इंडिया को किया जाता है, क्योंकि सिंस यूएस इंडिया को सपोर्ट करता है रीजन के अंदर, एशियन रीजन के अंदर, चाइना के अगेंस्ट। तो एक वॉर में यूएस का डायरेक्ट एंटर होना, वो भी ऐसी वॉर जो इंडिया से बहुत दूर नहीं है, तो एज़ कम्पेयर ओबियसली यूएस के लिहाज से तो हमारे साथ ही लगती है वो वॉर। तो वो उनके लिए एक इस तरीके का मूव था जिसमें इंडिया ने जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के लिए हामी नहीं भरी उनके साथ। वो कोalition करने के लिए वो राज़ी नहीं हुए कि हम एयर स्ट्राइक आपकी वॉर को में नहीं जाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान का अपना, पाकिस्तान की आदत है जी दूसरे की वॉर को अपना बनाना। जिस तरह पाकिस्तान अफगान वॉर में बेवजह एंटर होकर उन्होंने जो जो अपने सर पे हेडेक लिए हैं, और इस तरीके से कि वो हेडेक अभी तक आपके सर से नहीं हटे। तो ये काम इंडिया वाइज़र रहा है, वो बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान से ज़्यादा वाइज़ है। तो उसने ऐसा कोई हेडेक अपने सर लेने की हामी नहीं भरी कि नहीं आपकी वॉर है, आप करें जी, गुड लक। अपने लिए उसने बहरहाल ये किया कि अपनी वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस को नेवी की मोस्ट प्रोबेबली अरेबियन सी में स्टार्ट करता है। तो प्रैक्टिस करने के लिए कि जस्ट जस्ट यू नो लाइक टू कीप योर हैंड्स फ्रेश, अपनी जो है ना अपने आप को रेडी रखने के लिए फॉर एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट और अटैक। क्योंकि रीजन जो है इस वक्त काफ़ी टफ हालात की तरफ जा रहा है। वॉर इधर तक एक्सपेंड हुई है तो आगे तक क्या एक्सपेंड नहीं होगी, अब इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इंडिया की जो नेवी है पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। वो उन्होंने 1971 में बहुत अच्छे तरीके से प्रूव कर दिया था कि वेयर इंडियन नेवी स्टैंड्स। और इंडिया अपनी नेवी पे बहुत ज़्यादा स्पेंड भी करता है, बहुत ज़्यादा उनको जो है वो ट्रेनिंग, उनकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, वो सब कुछ उनका पाकिस्तान की नेवी से बहुत बेहतर है। पाकिस्तान की आर्मी में सबसे ज़्यादा जो वीक साइड है वो नेवी की है। तो अभी इन हालात में जब इंडिया आपके साथ के ही करीब के पानियों में, आपके इंटरनेशनल वाटर्स में अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेगा, तो पाकिस्तान के लिए ओबियसली वो एक थ्रेटनिंग सिचुएशन है। लेकिन वो इन एक्सरसाइजेस को किस लिए कर रहा है, उसका पर्पस क्या सिर्फ एक मिलिट्री पावर शो होगा, या चाइना को दिखाने के लिए करेगा, या पाकिस्तान को वो कोई मैसेज देने के लिए करेगा, या क्या उसका इस सारी चीज़ों में मामला चलते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पाकिस्तान, हालांकि वो ये एक बहुत बड़ा जो है ना वॉर स्टेज सेट हुआ हुआ है इस वक्त, जिसमें बड़े प्लेयर्स आ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान उनमें नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अपने मामलात बहुत टफ हैं, अपने मुल्क के अंदर बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन इंडिया के माइंड से पाकिस्तान कभी नहीं निकलता, और वो कांस्टेंट पोकिंग जो इंडिया की तरफ से रिसेंटली चल रही है पाकिस्तान को लेके, वो उसके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी है। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस को लेके अगर आपको लगे कि हाँ उसने चाइना को जो है वो एक पावर शो दिखाना है, या चाइना को उसकी जगह पे रखना है, इस रीजन के अंदर इस तरह के मामला चलाने हैं, और पाकिस्तान उसके जो है ना नज़र में इस वक्त नहीं है, उसकी प्रायोरिटीज़ में नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर पाकिस्तान अपनी साइड को खाली छोड़ता है, अपने फ्रंट को खाली छोड़ता है, ये सोच के कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वॉर, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस होल थिंग, तो आई कैन रेस्ट, आई कैन फोकस ऑन माई इंटरनल मैटर्स, तो ऐसा बिल्कुल भी एक वाइज मूव नहीं होगा। क्योंकि द मोमेंट यू लीव अ स्पेस वैकेंट, आपने कोई जगह खाली छोड़ी, कोई पॉइंट अपना जो है वर्नेबल छोड़ा, इंडिया ने आपको वहाँ पे सबसे हार्डेस्ट हिट करना है, नो मैटर व्हाट देयर फर्स्ट कंसर्न्स वर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो पाकिस्तान को भी अपने आप को रेडी करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। यूएस सॉरी जो इंडिया की नेवी की जहाँ तक बात है, वो वॉर में इन्वॉल्व सच नहीं रही है, या किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में
कॉन्फ्लिक्ट में रिसेंटली नहीं रही है इन्वॉल्व, तो उनके पास इक्विपमेंट भी हैं, सब कुछ है, ट्रेनिंग भी है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस ऐसे अभी वॉर का, कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है। वो उनके पास आ जाएगा अगर वो इस दफ़ा किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गए, और उससे उनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट होगा, और वो ऑलरेडी काफ़ी बूस्टेड है। खैर अभी तक जो एक इनकॉन्क्लूसिव रोल रहा है कि एक पावर का इस सारा वॉर सिचुएशन में, वो है चाइना का। ऐसा नहीं है कि चाइना इन्वॉल्व नहीं होगा या चाइना डजंट केयर, ऑब्वियसली चाइना केयर्स अ लॉट। ख़ास तौर पे जब इंटरनेशनल वाटर्स इन्वॉल्व होते हैं, सी इन्वॉल्व होते हैं, तो चाइना इज़ ऑल ईयर्स। क्योंकि चाइना के पिछले बहुत से सालों से जो सबसे मेन इंटरेस्ट है वो इंटरनेशनल वाटर्स में है। आप उसका सी पैक प्रोजेक्ट ले लें, हालांकि वो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड का। आप उनका साउथ चाइना सी ले लें, तो ये सारी चीज़ें उनकी सीज़ के अंदर इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर जो है ना फोकस्ड है। तो सिंस ये उनका अगर वो वाटर्स में फोकस रखते हैं, तो उनका नेवी चाइना का वो बहुत ट्रेंड, बहुत डेवलप्ड स्टेट में है। और क्या कहते हैं, मिलिट्री उनकी इन जनरल भी ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी पोजीशन पर मौजूद तो है। और इंडिया के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट, और इंडिया के साथ जो एक कशीदगी चाइना की चलती है, और काउंटर बैलेंस करने के लिए चाइना को रीजन में इंडिया को अगर यूएस सपोर्ट करता है, ये बात हर एक को पता है, तो चाइना को भी पता है। तो एक मिलिट्री तो उनके अपने मुल्क की है जो इन जनरल होती है, और एक मिलिट्री साइड स्टैंड बाय पर रहती है चाइना की फॉर इंडिया, कि वो इंडिया की तरफ से अगर कोई अटैक आता है तो उसको फौरी तौर पे जो है ना वो न्यूट्रलाइज कर सके। बहुत वाइज स्ट्रेटजी। लेकिन अभी इस सारे सिचुएशन में यमन के जो हालात हैं, यमन की जिस तरह की सिचुएशन है, और जिस तरह का वो मुल्क है, जिस तरह का अफगानिस्तान था, मिक्सचर तरह की डिफरेंट फोर्सेस लड़ रही हैं, मल्टीपल हेडेक्स, कोई सिरा कभी समझ नहीं आता। तो क्या यमन अफ़गानिस्तान वॉर की शक्ल इख्तियार कर सकती है? क्या ये इस तरह की वॉर बन सकती है कि वहाँ पर आपको सिरा मिलना मुश्किल हो जाए वॉर का? क्योंकि यू कैन नेवर रिस्ट्रिक्ट अ वॉर। आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप उसे ना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ना आप उसे कम्प्लीटली रोक सकते हैं अपनी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग। तो अभी अगर इसराइल से निकल कर ये वॉर जो है यमन में एक्सपेंड, यमन तक एक्सपेंड हो गई है, और ये बहुत क्लोज आ गई है कंपैरेटिवली, ये इंडिया, पाकिस्तान, चाइना रीजन के, और ये एटॉमिक पावर के मुल्क हैं। एक बहुत सेंसिटिव एरिया है बेसिकली ये सारा, कि इनमें से अगर दो भी मुल्क एक दूसरे के आमने सामने किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, तो आप इन सारे जो मुल्क इस वक्त आपस में लड़ रहे हैं, यूक्रेन रशिया हो जाए या यूएस हो जाए, यूके हो जाए यमन के साथ, ये अपनी अपनी जंगों को स्टैंड बाय पर रखेंगे, थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, और उस दो मुल्कों में जो है ना मामलात को बेहतर करने पे फोकस स्टार्ट कर देंगे, जो दो एटॉमिक मुल्क आपस में लड़ाई के एज पर आ सकते हैं। ये बात है। लेकिन यूएस के लिए यमन का वॉर का जो डिसीजन लेना था वो कैसा रहा? जो बाइडेन को यमन वॉर, यमन एयर स्ट्राइक्स का जो है गो अहेड देने, बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। उससे रिलेटेड उनको कांग्रेस की तरफ से उन्हें एक्यूज़ किया गया है कि जो बाइडेन ने एक गैर आइनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव किया है, सिंस अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस से प्रेसिडेंट एक मिलिट्री अटैम्प्ट नहीं कर सकता किसी दूसरे मुल्क के ऊपर अनलेस के कांग्रेस की एक्नॉलेजमेंट हो, उनका वोट हो। लेकिन अब उन्होंने किया है, तो ये एक गैर आइनी चीज़ है। बट देन अगेन ये एक वीक एक्यूजेशन बनती है, क्योंकि आर्टिकल 2 में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के ये बात मेंशन्ड है कि अगर यूएस से डिफेंसिव पोजीशन पर चला जाता है और उसको इमीडिएटली अपना डिफेंड करना पड़ता है ख़ुद को किसी अटैक से, तो सिंस प्रेसिडेंट जो है वो कमांडर इन चीफ़ है मिलिट्री का, तो वो जो है डिसीजन ले सकता है फौरी तौर पे, और वो आगे से गो अहेड भी दे सकता है। जिस तरह से यमन हूतीस के अगेंस्ट यूएस ने एयर स्ट्राइक्स का जो बाइडेन ने दिया है, क्योंकि उसकी कार्गो शिप्स को, कमर्शियल शिप्स को बड़े दिनों से हूतीस टारगेट कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे या अपने कब्जे में ले लेते थे। खैर सऊदीया के बारे में अरब मीडिया पर यह बात चल रही थी कि गैर मुल्की फ़ौजें जो हैं ताइफ एयर बेस पर मौजूद हैं, लेकिन जो सऊदी वज़ीर दिफ़ा हैं उनकी तरफ से बयान आता है कि सारी अफवाहें झूठ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ साथ सऊदी वज़ारत ख़ारजा अपने बयान में कहते हैं कि सऊदी अरब का अपने हमसाया मुल्क यमन पर यूके और यूएस के एयर स्ट्राइक्स को लेके बहुत गहरी तशवीश का सामना है। उनका नैरेटिव यहाँ तक रुक जाता है बोलने वाला, और प्रैक्टिकल लिहाज से अब यमन में क्या यूएस और सऊदी फोर्सेस जो हैं जॉइंट वेंचर करेंगी हूतीस ग्रुप के अगेंस्ट, उससे यमन के लोगों के ऊपर जो इफ़ेक्ट आएगा, जो वहाँ का कोलेट्रल डैमेज सिंस स्टिल आउट ऑफ कंट्रोल है, तो अभी उसके क्या हालात बनेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि
जिस तरह आप वॉर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते तो आप कोलैटरल डैमेज भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेट्स सी, इसका ज़्यादा आइडिया कमिंग डेज में ही हो सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।